हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। प्रीवियसली हमने चैप्टर 1 के अंदर लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो जरूर से उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। तो फर्स्ट इज आर्टिकल 256। ये कहता है ऑब्लाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑल सिनेरियो में ऑब्लाइज्ड होती है यूनियन के जो भी फैसले होंगे उनको मानने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, राइट। लॉ बनाने का अधिकार आप सभी को पता होगा पार्लियामेंट के हाथों में होता है, संसद के हाथों में होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन लॉज को फॉलो और इम्प्लीमेंट करेगी अपने अपने स्टेट्स के अंदर, और ये ऑब्लाइज्ड होगी ऐसा करने के लिए। मतलब कि स्टेट जो भी काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज के अंदर ही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू डायरेक्शंस टू स्टेट टू फॉलो लॉज, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनको डायरेक्शंस इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 257। ये कहता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल किस तरीके से रहेगा स्टेट्स के ऊपर कुछ एक सिनेरियोज के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर डू नॉट इंटरफेयर यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन होता है, गवर्नर, राइट। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी तरीके के लॉज बनाएगा या फिर कोई भी कार्य है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस देगा, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, करेक्ट। सेकंड इसका कहता है, एग्जांपल मैंने एक छोटा सा दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज एंड हाईवेज। इंडिया के अंदर रेलवेज हाईवेज के लिए कोई भी जैसे लॉज बनाए गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो स्टेट एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यूनियन का जो भी लॉ होगा, सेंटर का जो भी लॉ होगा, उसको प्रिसीड किया जाएगा, वो सुपीरियर माना जाएगा स्टेट के लॉ के ऊपर। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है किसी भी केस के लिए, जैसे रेलवे के लिए, हाईवे के लिए, या फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा स्टेट्स को, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने स्टेट्स के अंदर काम करवा सके उस फील्ड के अंदर। समझ गए आप लोग। जैसे एजुकेशन सेक्टर में सपोज स्टेट को कहा गया है कि इतने 10 स्कूल बनाने हैं, उसके लिए उनको कुछ फंड भी दिया जाना चाहिए ताकि वो स्कूल्स को बना भी सके अपने स्टेट्स के अंदर। वो फंड जो है यूनियन प्रोवाइड। नेक्स्ट इज आर्टिकल 258। ये बताता है पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स ऑन स्टेट। यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो के अंदर अपने फंक्शंस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं टू स्टेट गवर्नर्स या फिर जो भी लिंक्ड ऑफिसर हैं उनको। बट जब भी वो अपने फंक्शंस को ट्रांसफर करेंगे स्टेट गवर्नर्स के पास, तो इसमें स्टेट का कंसेंट होना जो है वो मैंडेटरी रहेगा। इसके अलावा जो यूनियन है, एग्जीक्यूटिव है, उन्हें फंड भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे स्टेट को, ताकि जो फंक्शंस उन्होंने ट्रांसफर किए हैं वो अच्छे तरीके से फॉलो अप हो सके। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स। कोई भी नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, अगर एग्जीक्यूटिव चाहते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कि वो स्टेट्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए वो प्रॉपर स्टेट का कंसेंट लेंगे। फर्स्टली स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर जो है, ऑफिसर जो है, उनकी एग्रीमेंट होना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा वो फंड भी प्रोवाइड करेंगे प्रॉपरली, ताकि वो फंक्शंस या फिर जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती हैं, राइट, स्टेट्स के अंदर, या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है स्टेट्स के अंदर बाय यूनियन। तो इन सभी के लिए स्टेट को ट्रांसफर कर सकते हैं यूनियन अपनी पावर्स या फिर फंक्शंस। आर्टिकल 259 इज रिपेल्ड, यानी कि ओमिटेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, सो वी विल नॉट स्टडी दिस। लास्ट इज आर्टिकल 260। ये बताता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि यूनियन जो है उसकी पावर रहती है कि वो सेंटर में भी काम करेगी, इसके अलावा स्टेट्स को भी अपने हिसाब से काम करवा सकती है, या फिर जो भी टेरिटरी है इंडिया की, जितनी भी सीमा क्षेत्र है जो इंडिया के अंदर आते हैं, उन सभी में जो मोनोपली या फिर पावर रहती है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट यूनियन के पास एक और पावर रहती है कि जो भी टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर की जो भी कंट्रीज है या फिर एरियाज है, वहां पे भी वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो है उसे लागू करा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भूटान। अब भूटान जो है एक अलग कंट्री है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहां पे भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन दे सकती है। किस तरीके से?
मैनेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। भूटान में कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर एग्रीमेंट्स ट्रीटी के द्वारा उसकी कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करना, रिजॉल्व प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, इन सब में पार्टिसिपेट करके अपनी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो दे सकती है। तो ये हो गया आउटसाइड इंडियन टेरिटरी किस तरीके से ज्यूरिस्डिक्शन देगी यूनियन अपनी। आर्टिकल 261 इज नेक्स्ट, ये बताता है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। कोई भी एक स्टेट है इंडिया की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई लॉ बनाए हैं कोई पब्लिक एक्ट से रिलेटेड या फिर रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, उनको रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट किया जाएगा इन ऑल अदर पार्ट्स या फिर ऑल अदर स्टेट्स जो होंगी इंडिया उनके द्वारा। सपोज पॉल्यूशन से रिलेटेड किसी एक स्टेट ने कोई लॉ बनाया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को पूरे इंडिया के अंदर रिस्पेक्ट किया जाएगा और फॉलो किया जाएगा। इस लॉ आर्टिकल का मेन पर्पस क्या था? लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी एंड नेशनल यूनिटी प्रमोशन। नेशनल यूनिटी प्रमोशन मतलब कि इंडिया जो है उसके अंदर एकता है, सभी स्टेट जो है वो अलग अलग तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है तो वही जो है हर जगह पे हर स्टेट के अंदर फॉलो किया जाएगा, राइट। इसके लिए कुछ एक सिविल कोड्स भी हैं जिन्हें बनाया गया है और ये सब चलता है पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे सभी, और सिविल कोड्स जो है उन्हें स्पेशली फॉर्म किया गया है टू मेंटेन द यूनियन प्रमोशन। आर्टिकल 262 इज नेक्स्ट, ये बताता है adjudication of dispute relating to waters of interstate rivers and river valleys। फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर है वो दो स्टेट्स या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर बह रही है इंडिया के अंदर, राइट। तो एक स्टेट ऐसा नहीं बोल सकती उस रिवर के पानी को वही यूज़ करेगी। इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है स्टेट्स के अंदर तो उसे रिजॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एस्टेब्लिश किया गया था। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 इसका एक एग्जाम्पल है जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था टू रिजॉल्व दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स। इसके अलावा ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इन पर्टिकुलर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स होते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, इनको एस्टेब्लिश किया जाता है टू रिजॉल्व कोई भी डिस्प्यूट जो है उसे ज़्यादा क्विकली देन द ट्रेडिशनल कोर्ट्स। अब आप ट्रेडिशनल कोर्ट में अगर जाओगे, हाई कोर्ट है या फिर स्टेट लेवल की कोर्ट्स है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में। तो इस तरीके के डिस्प्यूट कोई अराइज होते हैं तो उन्हें क्विकली जो है रिजॉल्व किया जा सके, इसलिए ट्रिब्यूनल्स जो है उनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। किस तरीके के मैटर्स को ये रिजॉल्व करते हैं? लाइक टैक्सेशन को कोई इशू है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करते हैं ये, राइट। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं जिसमें आर्टिकल 262 जो है उसे इम्प्लीमेंट किया गया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, राइट। इसका एक एग्जांपल है। इस ट्रिब्यूनल को सेट किया गया था टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उनके अंदर कुछ एक डिस्प्यूट्स थे फॉर द वाटर शेयरिंग, तो उसके लिए स्पेसिफिकली कावेरी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉरी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज आर्टिकल 263। ये बताता है प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल। फर्स्टली इंटरस्टेट काउंसिल क्या होती है? स्टेट और यूनियन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल को बनाया गया था, राइट। फर्स्ट इसका पॉइंट कहता है कि इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसे बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये एक नॉन परमानेंट बॉडी होती है। इसे फर्स्ट एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इन्हें। बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन जो है उसे बनाया गया था टू मेक अ इंटरस्टेट काउंसिल। 3 पॉइंट्स के ऊपर ये वर्क करती है IIR, यानी कि इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड रेकमेंड। फर्स्टली जो है इंक्वायर करेगी कि स्टेट यूनियन के बीच में क्या डिस्प्यूट है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है उस डिस्प्यूट को, एंड थर्ड में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट और यूनियन को ताकि वो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सके और पॉलिसी और एक्शन जो है उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके आपस में। थर्ड पॉइंट इसका है कि चेयरमैन जो रहेगा इंटरस्टेट काउंसिल का वो रहता है प्राइम मिनिस्टर। इसके मेंबर्स में आएंगे प्राइम मिनिस्टर भी खुद, प्लस CM ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो सभी इसके मेंबर्स के अंदर आएंगे। तो ये थे आर्टिकल्स फॉर द डे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से
रिलेटेड थे ये चैप्टर। आई होप आपको समझ आएंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।